नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की जर्नी है वो फेयर चल रही होगी। जो यात्रा है आपकी यूपीएससी एग्जाम की वो अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, क्या आप भी यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन पैसों के अभाव में रिसोर्सेस आपके पास नहीं है, दूर दराज क्षेत्र से आप आते हैं और दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज में आप नहीं जा सकते, क्योंकि जो मेन कंसर्न होता है, जो आपकी ये चिंता होती है वो पैसों को लेकर होती है कि आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन जो आकांक्षाएं हैं, जो डिजायर है आपकी, वो यूपीएससी एग्जामिनेशन में अपीयर होने की, इस एग्जाम को पास करने की होती है। तो उन बच्चों को आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मैं आज की क्लास यहां पर शुरुआत करने जा रहा हूं उन सभी बच्चों के लिए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन की चाहत रखते हैं, डिजायर रखते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं कर पाते हैं। आप सभी जानते हैं, कल की वीडियो में आपको बताया गया था कि पूरी जो आपकी यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। इसी सीरीज में आपकी ये शुरुआत आज कराई जा रही है, ठीक है। और हम लोग इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, भारतीय राज व्यवस्था से शुरुआत करेंगे, जो कि जीएस का पेपर 2 का विषय है, यानी कि जीएस 2। ये जो पेपर है आप सभी जानते हैं। शुरुआत मैं करता हूं क्लास की, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा फ्रेम बता दूं। और जो बच्चे अभी तक क्लासेस कर रहे हैं वो उनके लिए भी ये क्लासेस है, ये उसी के आगे की क्लासेस आपको फॉरवर्ड कराई जा रही है, ठीक है। चलिए, तो जो बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं उन्हें मैं आपको बता दूं, ये क्लासेस से थोड़ा सा आपको परिचित करा दूं, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं दे दूं। देखिए, यूपीएससी मेंस में जीएस के 4 पेपर होते हैं ना। जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4, है ना। तो ये जो जीएस 2 का पेपर है, इसमें आपके कई सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कई सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें एक विषय है इंडियन पॉलिटी का, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था। क्या नाम है इसका, इस विषय का? भारतीय राज व्यवस्था, ठीक है। इसी सब्जेक्ट से आज हम यहां पर शुरुआत करने जा रहे हैं, भारतीय राज व्यवस्था से, ठीक है। तो आज से नोट्स बनाना शुरू कर दें। और मुझे यकीन, मैं दावे से कहता हूं, अगर आपको ये जो पॉलिटी है, ये जो सब्जेक्ट है, अगर आपको डिफिकल्ट लगता होगा, आपको समझ में नहीं आता होगा, तो मैं ये दावे से कहता हूं कि आप झूमकर इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। और यकीन मानिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी है, बशर्ते आप हमारा साथ देंगे, ठीक है। अगर साथ देंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए, अब शुरू करते हैं भारतीय राज व्यवस्था के इस विषय से, जीएस पेपर 2 के इस विषय से। और एक जो बच्चे नए जुड़े हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे जरूर कि आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं या कहीं कोई दिक्कत है, पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, ये आप कमेंट सेक्शन में अभी बताना जब मैं क्लास शुरू कर रहा हूं आपकी, ठीक है। देखिए, आज हम लोग अनुच्छेद 19 से शुरू करेंगे, ठीक है। एकदम फ्रेश से शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे अभी तक की क्लासेस कर चुके हैं, आर्टिकल 18 तक हमने देख लिया है ना। अब आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 से शुरुआत करेंगे। अच्छा, किसी को मालूम है जो अनुच्छेद 19 है वो होता क्या है? क्या किसी को मालूम है? एकदम जीरो से मैं शुरू कर रहा हूं, कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप ये बताएं कि अनुच्छेद 19 क्या है, किसी को मालूम है? मालूम है किसी को? चलिए, देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे, हम सभी जानते हैं हमारे पास जो मूल अधिकार है वो कितने हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रोविजन कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन, वो कितने हैं फंडामेंटल राइट? कितने हैं? कुल 6 है ना। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6 है ना। एफआर मूल अधिकार कुल कितने हैं? मूल अधिकार जो है वो कुल 6 है ना, जिसमें से पहला मूल अधिकार क्या था? पहला मूल अधिकार क्या था? क्या था? समानता का जो अधिकार, समता का जो अधिकार था आपका, वो क्या था? वो हमने आर्टिकल कितने से, आर्टिकल आपका आर्टिकल 14 to 18, ये था ना, 14 से 18 तक। तो ये तो आर्टिकल हमने देख लिया, पढ़ लिया 18 तक, है ना। लास्ट क्लासेस में हमने देखा उपाधियों का अंत, है ना, जो टाइटल था वो मामला था, उसको हमने देखा कि कैसे टाइटल आप प्रयोग नहीं कर सकते, है ना, अपने नाम के आगे, या फिर जो पुरस्कार दिया, इस तरह से हमने लास्ट क्लासेस देखी थी। अब ये 19 जो आपका दूसरा जो अधिकार है, ये तो पहला मूल अधिकार है। दूसरा जो मूल अधिकार वो कितने तक है भैया? आर्टिकल 19 टू कितने तक है? 22 तक मिला है ना। 19 से 22 तक मिला है दूसरा मूल अधिकार ना, जिस क्या कहते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। तो 19, आर्टिकल 19 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, यहीं से हम आज की शुरुआत कर रहे हैं। जो बच्चे नए हैं उनके लिए बिल्कुल आप झूम कर पढ़ने वाले हैं, एकदम नए सिरे से आपकी शुरुआत आप मानकर चलिए 19 से की जा रही है, ठीक है।
तो आर्टिकल 19 से 22 तक क्या है भैया, राइट टू फ्रीडम है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, यही हम शुरू करने जा रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। अब 19 से शुरुआत करें, 19, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और 22 ये स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। अब ये क्या है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 क्या है, वो अब हम देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। तो जो बच्चे नए हैं, अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप हमें 9711141048 पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लें जो मैं आपको यहां पर साइड में लिखा है। चलिए इसको आपने व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लिया। अगर आपको कोई परेशानी कोई समस्या हो, क्लास में चीजें समझ में नहीं आती, तो आप यहां पर चीजें बता सकते हैं, ठीक है। अब अनुच्छेद 19 से शुरुआत करते हैं कि देखते हैं क्या है ये अनुच्छेद 19, कैसे कैसे काम करता है, स्वतंत्रता का अधिकार जो राइट टू फ्रीडम है आपका, वो कैसे कैसे क्या प्रोविजन करता है वो हम देखते हैं। ये मूल अधिकार जो पढ़ाया जा रहा है, फंडामेंटल राइट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो आप अवेयर रहे जो क्लासेस आपको कराई जा रही है। थोड़ी और एक इंफॉर्मेशन अब मैं आपके साथ साझा कर दूं जो बच्चे नए हैं। देखिए ओनली यूपीएससी का ही क्लास मैं अभी शुरू कर रहा हूं, ओनली यूपीएससी का ही एक दूसरा प्लेटफॉर्म है शुभम मिश्रा के नाम से, शुभम मिश्रा के नाम से साइड में आपको दिख रहा होगा ये चैनल। यहां पर आपको यूपीएससी, यहां पर तो क्लासेस चलती रहती हैं, पूरा जो सब्जेक्ट है सिलेबस आपका फ्री में पढ़ाया जाएगा। और ये जो दूसरा चैनल है हमारा शुभम मिश्रा के नाम से, यहां पर आपको पूरी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपको प्रिपरेशन के दौरान कोई दिक्कत आती है, न्यूज़पेपर से रिलेटेड नोट्स कैसे बनाने हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ए टू जेड जो भी समस्याएं, ऑप्शनल कैसे डील करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चूज करें, ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने जो आप फेस करते हो, उन पर बारीकी से डिस्कशन इस चैनल पर आपको मिलता है। और 3 दिन पहले आपको ये देख सकते हैं एक वीडियो अपलोड की गई है, यहां पर ब्रीफ में डिस्कस किया गया कि यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत आप घर रहते हुए कैसे करें। क्लासेस तो कराई जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आप घर रहते हुए कैसे शुरू करें, क्लासेस के अलावा आपको क्या क्या करना है, इस वीडियो में बताया गया है। ये आप वीडियो जरूर जाकर देखें। ये जो वीडियो है इसकी जो लिंक है वो इसी वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं वीडियो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, जाकर इस वीडियो को भी आप देख लें, ठीक है। और शुभम मिश्रा वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और ये जो क्लास आप कर रहे हो ओनली यूपीएससी पर, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। अपन लोग किससे शुरुआत करें, मूल अधिकार देख रहे हैं, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। अब अनुच्छेद 19 से शुरू कर रहे हैं। किससे शुरू कर रहे हैं, अनुच्छेद 19, ठीक है। तो ये क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है ना, क्या देख रहे हैं हम लोग, स्वतंत्रता का अधिकार है ना, राइट टू फ्रीडम, क्या देख रहे हैं हम लोग, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। ये किस आर्टिकल से, 19 to 22 है ना, इसका जिक्र किया गया है। अब ये स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, अच्छा आप हमें संविधान जो है हमारा, उसमें बहुत प्रकार के आपको राइट्स मिले हैं, अधिकार मिले हैं ना, कि ऐसा नहीं है कि सरकार या फिर कोई तंत्र आपके खिलाफ कुछ भी कर सकती है, ऐसा नहीं है। अगर सरकार को पावर दी गई है शासन करने के लिए आप पर, तो ऐसा नहीं है कि सरकारें कुछ भी कर सकती है, या जो तंत्र है या जो शासन प्रशासन है वो कुछ भी कर सकता है मनमानी अपने तरीके से, ऐसा नहीं है ना भैया। तो ये शासन प्रशासन जो है ये सब किससे चलता है, ये संविधान से चलता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक अधिकार हमें मिले हैं, क्या है, एक मूल अधिकार हमें मिले हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार, कि हम स्वतंत्र हैं। किस चीज के लिए स्वतंत्र है, बहुत चीजों के लिए स्वतंत्र है। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके लिए हम स्वतंत्र हैं, हमें फ्रीडम मिला हुआ है करने के लिए, वो अब हम इन आर्टिकल्स में देखेंगे 19 से 22 तक। और आज शुरुआत करेंगे आर्टिकल 19 से, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्टिकल 19 से। क्या कहता है अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19, ठीक है। ये अनुच्छेद लिख लीजिएगा, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद लिख लेना आप, ठीक है। अब ये अनुच्छेद 19 क्या कहता है, अनुच्छेद 19 साफ साफ कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या मतलब है इसका, मैं लिख देता हूं एक बार पहले, आपको उसके बाद डिस्कस करता हूं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है। अब वाक मतलब भैया ये जो स्पीच वाला मामला है, ठीक है, किसका मामला है,
स्पीच वाला जो मामला है, कौन सा, स्पीच और एक्सप्रेशन वाला जो मामला है, ठीक है, ये जो एक्सप्रेस कर सकते हो आप, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन वाला मामला है, मतलब आपको ये स्वतंत्रता मिलती है कि आप बोल सकते हो, कहीं आपको प्रतिबंध कोई बोलने से रोक नहीं लगा सकता, आपका ये अधिकार है, आपका ये राइट है। तो क्या बोलना और अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त का मतलब क्या है, जैसे अगर आप कोई चीज, जैसे आप कुछ सोच रहे हैं तो आप किताबों में क्या अभिव्यक्त भी कर सकते हैं, बोल के भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, यानी एक्सप्रेस कर सकते हो आप। तो ये क्या है, ये अधिकार मिले हैं किसमें, आर्टिकल 19 में ये अधिकार मिले हैं कि आपको बोलने की और एक्सप्रेस करने यानी स्पीच और एक्सप्रेशन की जो राइट्स हैं वो आपको इस आर्टिकल के थ्रू मिले हैं। ये संक्षेप में बताया गया कि आपको बोलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, बोलने से आपको कहीं कोई नहीं रोक सकता, सरकार बोलने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, ठीक है। तो ये क्या है, एक अधिकार है एक तरीके का। एक बात बताओ आप कि अगर आपको कोई कह दे कि अब भैया बोलना नहीं है, तुम्हें शांत रहो, एकदम शांत, तुम्हारे जुबान पर, तुम्हारे यहां पर टेप लगा दिया जाए, तो क्या है, ये क्या मतलब है, आप बोल नहीं पाओगे। जब बोल नहीं पाओगे तो अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाओगे, जो आपकी थिंकिंग है वो आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये किसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये स्वतंत्रता जो, अगर ये स्वतंत्रता अगर नहीं मिली होती तो क्या तो कोई भी तंत्र, सरकार इस तरह से आपको क्या कर सकती थी, टेप लगा सकती थी ना आपके जुबान पे। तो ये क्या है, ये आपको स्वतंत्रता मिली है कि भैया आप बोल सकते हैं, और अगर कुछ गलत हो रहा तो उसके खिलाफ भी आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या शामिल हो जाता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। तो स्पीच और एक्सप्रेशन का मामला जो है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, ठीक है, इसमें इंक्लूड क्या क्या चीजें होती हैं, शामिल क्या क्या चीजें होती हैं, भैया बताइए, किसको मालूम है इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। इसमें पुस्तक लिखना, बोलना, ये सब क्या है भैया, पुस्तक लिखना, बोलना, ये सब क्या है, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। फिल्में बनाना, प्रेस की स्वतंत्रता वगैरह क्या है, इसी के अंतर्गत आता है। क्या क्या शामिल है, जैसे आपकी प्रेस की स्वतंत्रता, क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता, और क्या भैया, बोलना या फिल्में बनाना, ठीक है। अब मैं अभी और डिस्कस करता हूं और क्या मैटर है। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। आज की डेट में आप सभी जानते हैं प्रेस का इतना ज्यादा एक्सपेंशन हो गया है, जो एक्सपेंशन आप ये कहें कि ये जो प्रेस वाला मामला है, ये जो आप देख सकते हैं आज के यूट्यूब के जमाने में तो हर कोई पत्रकार बनकर घूम रहा है। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया का जमाना है, फिफ्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे हम जानते हैं, यानी पांचवा, लोकतंत्र में कितने स्तंभ है, लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने जाते हैं ना। लोकतंत्र के कितने स्तंभ माने जाते हैं, 4 स्तंभ माने जाते हैं ना। पहला क्या है आपका, पहला आपकी विधायिका, दूसरा आपका कार्यपालिका, तीसरा आपका न्यायपालिका, और चौथा क्या है, चौथा आपका यही प्रेस है ना। प्रेस को मानते हैं, प्रेस को क्या मानते हैं, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यानी कि, ठीक है। और ये 5वां जिसे आप माना जाता है कि ये जो सोशल मीडिया है आपकी, ठीक है, ये सोशल मीडिया आपकी लोकतंत्र की 5वां स्तंभ के रूप में जाना जाता है अब आज के डिजिटल एरा में, ठीक है। तो ये क्या है, अब ये लोकतंत्र का जो स्तंभ है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, अगर मान लेते हैं कि प्रेस पर रोक लगा दिया, जो न्यूज चैनल चलते हैं ना, मान लेते हैं, या आप जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, न्यूज पेपर पढ़ते हैं, मान लेते हैं सरकार उस पर रोक लगा दे, क्या आप छाप नहीं सकते हो, क्या कर नहीं सकते हो, छाप नहीं लग सकते हो, तो क्या होगा, और मीडिया चैनल्स को, मीडिया हाउसेस को कह दे कि भैया अब से यहां से चलाना बंद कर दो और जो बोलेंगे वही चलाना है, तो ये क्या है, ये स्वतंत्रता कहां रह जाएगी, फ्रीडम वाला मामला कहां रह जाएगा। तो ये क्या, मीडिया स्वतंत्र है, प्रेस जो हमारी है वो स्वतंत्र है, वो उसे फ्रीडम मिला हुआ है चीजों को ब्रॉडकास्ट करने का, जो राइट है, लीगल है, उसको चलाने का। तो क्या है, इसमें यह आता है कि वाक एवं व्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता इसी में आती है, यानी कि मीडिया वाला जो मामला है वो इसी में आता है। अब देखिए, फिल्में बनाना, अच्छा फिल्में बनाने से क्या होता है, अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि फिल्में बनाने से क्या लाभ मिलता है, किसी को मालूम है फिल्में बनाने से क्या लाभ मिलता है? और प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, प्लीज बताएं, ठीक है। तो फिल्में बनाना क्या क्या मतलब, फिल्में बनाने से क्या क्या चीजें होती हैं, एक बात मुझे बताएं। अच्छा, फिल्म से क्या आपको कुछ, जब आप फिल्म देख कर आते हैं तो आपको क्या एहसास होता है, क्या मतलब
कुछ आपके माइंड पर कुछ प्रभाव आपके पड़ता है, या फिर आपके दिमाग पर, या फिर जस की तस चीजें चलती रहती हैं कोई भी मूवी देख के आए? देखिए ये जो फिल्म होता है, ये जो फिल्म बनाई जाती है वो सोसाइटी में एक इम्पैक्ट लाती है, एक प्रभाव छोड़ती है ये फिल्में जो बनाई जाती हैं। जैसे कोई भी फिल्म हो गई, आप देख कर आते हो तो उसका क्या होता है, उसका कोई आप ये कह सकते हो उसकी स्टोरी लाइन होती है, वो जो आप देखते हो वो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। वो जो फिल्म है वो क्या करती है, वो आपके दिमाग को प्रभावित करती है, वो समाज को कहीं ना कहीं लक्षित करती है, वो समाज जो सोसाइटी है उसको हमें टारगेट करते हैं। तो क्या है, ये भी क्या है, फिल्म बनाना भी एक क्या है, स्वतंत्रता है। किसकी? राइट टू फ्री, स्वतंत्रता का अधिकार में ही आता है। ठीक है, तो भैया ये क्या है, ये भी क्या है, ये इसी के अंदर आता है। अच्छा दूसरा, इसमें तीसरा और हम कह सकते हैं ना बोलना। अगर आप बोलना नहीं चाहते, ठीक है, अगर आप नहीं बोलना चाहते, शांत रहना चाहते हैं, तो आपको कोई भी ऐसा पर्सन नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको ये बोलेगा कि आप बोलो। अगर ये ना बोलना भी क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। ठीक है, स्पीच और एक्सप्रेशन का जो आपको राइट मिला है इसी में आता है। आप नहीं बोलना चाहते हैं तो आपके पास अधिकार है, आपके पास राइट है, आप ना बोले। ठीक है, तो ना बोलना भी किसके अंतर्गत आता है, इसी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। अच्छा, ये जो मामला है आर्टिकल 19 का, अनुच्छेद 19 का, वो बहुत ज्यादा विस्तृत है, बहुत ज्यादा डायनेमिक आर्टिकल है ये। अब देखिए हमारा जो ओवरऑल सभी आर्टिकल हमने देखा है ना, सारे आर्टिकल हमने पहले क्या देखा, 14 से 18 तक हमने देखा, अब 19 देख रहे हैं। ठीक है, तो 19 वाला ये मामला है, 19 हो गया आपका, 21 आर्टिकल हो गया, ये सब क्या है, ये सब बहुत ज्वलंत अनुच्छेद है। ज्वलंत का मतलब यह है कि ये हमें इस तरह के अधिकार देते हैं, अगर ये सारे अधिकार नहीं होते तो ये मानिए कि हमारा जो जीवन जीने का मामला है वो खत्म हो जाता। समझ रहे हो बात को, मतलब अगर हम जीवित हैं, अगर तो मान के चलिए हम समाज में जीवित हैं, हम सोसाइटी में ये मानकर चलिए अगर हम सरवाइव कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनकी वजह से हम सरवाइव कर पा रहे हैं, मतलब हम जीवित हैं। मतलब ये जो पूरा मूल अधिकार जितने हैं, उन जो सारे मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उन सबकी वजह से ही जीवित है। लेकिन ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं, अगर ये सब नहीं होते तो ये मानकर चलिए कि हमारा जो सोसाइटी में रहना जो है वो दुश्वार हो जाता। तो भैया क्या है, ये ना बोलने की स्वतंत्रता भी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि हमें अधिकार मिले हैं, क्या भैया हम बोल सकते हैं, हम ना बोल सकते हैं, हम फिल्में बना सकते हैं, हम प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस के माध्यम से हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो भैया कुछ भी बोल सकते हैं जो लीगल होगा, ठीक है, जो वैधानिक होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इलीगल तरीके से आप कुछ भी चला रहे हो, नहीं, वो नहीं हो पाएगा। तो क्या है, तो ये प्रेस की स्वतंत्रता है, फिल्में बनाना और ना बोलना। अब ये सारी चीजें तो आर्टिकल 19 में आ गई, अनुच्छेद 19 में आ गई। अब देखिए हम देखते हैं कि ये जो स्वतंत्रता है किसकी, वाक एवं अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता पर क्या कुछ भी आप बोल दोगे या कुछ प्रतिबंध भी लगा हुआ है? नहीं, बिल्कुल हाँ, क्या है भैया, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगे हैं, प्रतिबंध भी लगे हैं। किस पे? संविधान में बोलने की स्वतंत्रता पर क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो वो क्या क्या है वो देखते हैं इसी अनुच्छेद 19 में। क्या भैया, हमारे संविधान में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, संविधान में बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। अब वो कौन कौन से प्रतिबंध लगे हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से वो प्रतिबंध लगे हैं, रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है। अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू आपका फ्रीडम में आता है, सॉरी राइट टू स्पीच वाले मामले में आता है, तो वो कौन कौन से हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल के निकल जाओगे, ऐसा नहीं है, ऐसी स्वतंत्रता नहीं मिली है स्वतंत्रता, लेकिन तब तक जब तक देश समाज ये जो हमारा कुल मामला है उनको कोई आंच ना आए, उन पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पहुंचे। ठीक है, बात को समझ रहे? अब बात समझिएगा, जैसे पहला मामला अगर हम देखते हैं तो भैया ये जो राष्ट्रीय संप्रभुता और एकता, बात को समझिएगा, राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता वाला जो मामला आता है, राष्ट्रीय
प्रभुत्ता एवं अखंडता, एवं अखंडता। यानी भैया ये जो हमारा राष्ट्र है, मैंने बताया था ना इसका क्या मतलब है, राष्ट्रीय संप्रभुता एवं अखंडता, नेशनल सॉवरेनिटी वाला मामला और इंटीग्रिटी। अगर इस पर प्रश्न चिन्ह उठता है, यानी देश की अखंडता, देश कहीं विखंडित होता है, देश टूटने वाला मामला कहीं आता है, कैसी स्थिति आप प्रकट कर देते हो बोलकर, क्या देश विभाजन की स्थिति हो जाती है, देश में अखंडता स्थिति हो जाती है, तो ये क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में आपके बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी रिस्ट्रिक्शन इंपोज किए जा सकते हैं। कब? जब ऐसी स्थिति आ जाएगी, राष्ट्रीय संप्रभुता एवं अखंडता का मामला आ जाएगा कि ऐसा आपने बोल दिया कि इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया, ठीक है, ये खतरे में आ गया, तो क्या होगा भैया, तो आपके बोलने पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है और आप पर वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है, ठीक है। तो क्या लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। और क्या भैया, और राष्ट्रीय एकता, बात को समझिएगा, राष्ट्रीय एकता वाला मामला हो गया, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा, क्या कह सकते हैं हम, राष्ट्रीय सुरक्षा। अगर नेशनल सिक्योरिटी हमारी जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, सुरक्षा खतरे में हो जाएगी, ऐसा कुछ आपने बोला, नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, ये जो नेशनल सिक्योरिटी वाला मामला है, यदि ऐसा कुछ आपने बोला, ऐसा कुछ बोल दिया कि हमारा जो राष्ट्र है, देश है, उसकी सुरक्षा खतरे में आ जाए, नेशनल सिक्योरिटी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए, तो आपके बोलने पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया जा सकता है, आपके बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये क्या है, ये सब कुछ ऐसे मामले हैं, जैसे लोक व्यवस्था हो गया, क्या लोक व्यवस्था, ये क्या है, पब्लिक ऑर्डर, क्या है, लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। अगर लोक व्यवस्था खतरे में आती है, यानी कि क्या मतलब, जो हमारी व्यवस्था है, जो रूल्स रेगुलेशंस है, अगर ये सारे कहीं खतरे में आते हैं, तो भैया अगर आप कुछ ऐसा बोलते हो तो भी आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आपको बोलने पर चुप कराया जा सकता है, ठीक है, टेप लगाया जा सकता है कि नहीं बोलने देंगे आपको। तो क्या है ये भी, अच्छा, ये जो लोक व्यवस्था है, क्या कि अगर लोक व्यवस्था खतरे में आ गई, तो संविधान में इसका, जब संविधान हमारा बना था, तो ये सब जो है आपका, ये मैटर टॉपिक जो है लोक व्यवस्था, ये संविधान में नहीं दिया गया था, बाद में इसको जोड़ा गया। क्या लोक व्यवस्था को क्या किया गया, बाद में इसको जोड़ा गया, ठीक है। और क्या दिया, क्या दिया गया है, सदाचार, यानी कि वर्च्यू। अगर ये वर्च्यू वाला मामला अगर कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, तो भी आपके बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ ऐसे मैटर्स हैं, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, अगर इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो आपके बोलने पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। इसको नोट डाउन कर लें आप, प्लीज इसे नोट डाउन कर लें, इसको नोट डाउन कर लें। चलिए, ये आप नोट डाउन स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए अब देखिए और क्या क्या है, और भी बहुत से ऐसे मैटर्स हैं जिस पर क्या है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर आप ये सब एक्टिविटी करेंगे तो इस पर क्या है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे नैतिकता, क्या है, पांचवा, नैतिकता, यानी कि एथिक्स। अगर ये जो मामला है एथिक्स वाला, अगर किसी की नैतिकता खतरे में आ जाती है, ठीक है, आप किसी को हानि पहुंचा रहे हैं, नैतिक आधार पर अगर कहीं खतरा उत्पन्न हो जा रहा है अगर आपके बोलने पर, तो भी क्या है, यहां पर आपके बोलने पर क्या रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया जा सकता है, बोलने पर आपको रोका जा सकता है, तो है ना, ठीक है। और ऐसी कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं, क्या ऐसी कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं जिससे आपका अपराध को बढ़ावा मिल रहा है, क्या अपराध को बढ़ावा मिल रहा है, किसको भैया, अपराध को बढ़ावा मिले, ठीक है, अपराध को बढ़ावा मिले। अगर ऐसी कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो जिससे आप क्राइम प्रमोट कर रहे हो, प्रोमोटिंग क्राइम, क्या कह सकते हैं हम, प्रोमोटिंग क्राइम, तो भैया ये प्रमोट कर रहे हो अगर क्राइम को, तो अगर ऐसी कोई बात बोल रहे हो तो इस पर भी आपको प्रतिबंध आपके बोलने पर लगाया जा सकता है, ठीक है। और क्या भैया, मानहानि, क्या है भैया, मानहानि, डिफेमेशन, डिफेम कर रहे हो यदि आप, मतलब आपने ऐसा कुछ बोल दिया कि किसी
के दिल पे चोट लग गई, कुछ ऐसा बोल दिया कि अगला आघात हो गया, डिफेम कर दिया अगर आपने किसी अगले को अपने शब्दों द्वारा, अपने वर्ड्स के थ्रू, तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आपके बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये क्या है, ये कुछ ऐसे मामले हैं डिफेमेशन वाले, प्रमोटिंग क्राइम, एथिक्स वाला मामला, ये कुछ ऐसे क्या है, ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे मुद्दे हैं, यदि आप इन सब चीजों पर करेंगे बात तो भैया आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, अब क्या है भैया, जैसे आपका विदेशी राज्यों से अगर मैत्रीपूर्ण संबंध अगर आप बनाते हो तो भी आपका क्या है, इस पर इंपोज किया जा सकता है। क्या भैया, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण दोस्ती वाले संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये इंपोज किया जा सकता है। ठीक है, और क्या भैया, इसको नोट डाउन कर लें, इसको प्लीज नोट डाउन कर लें कि ये क्या है, ये बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब देखिए एक और पॉइंट है, क्या है, एक और पॉइंट है, क्या है भैया, जैसे अगर आपने न्यायालय की अवमानना कर दी, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने किया, ठीक है, क्या है भैया, न्यायालय की अवमानना, क्या है, न्यायालय की अवमानना, ठीक है, ये जो मामला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर किया आपने, न्यायालय की अवमानना का मतलब यह है कि न्यायालय मान लेते हैं कोई आदेश सुनाया, अगर आप उसके विरोध में जाते हो या फिर न्यायालय के कुछ भी विरोध में आप इस तरह से अगर लीगल जो मामला है उसके विरोध में आप जाते हो तो ये न्यायालय की अवमानना होती है। और अगर ऐसा कुछ आपने बोला जिससे न्यायालय की अवमानना हो रही है तो भी आपके बोलने पर क्या है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला मैटर भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है संविधान में बोलने पर क्या है, आपके हमारे संविधान में आपको बोलने की स्वतंत्रता तो मिली हुई है। ठीक है, स्पीच जो है वो आप दे सकते हो, राइट है आपका, लेकिन 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 वहीं इस पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। क्यों लगाए गए हैं, क्योंकि भैया आप देखिए कुल मिलाकर ये जो मामला है स्वतंत्रता का बोलने वाला, तो आप ऐसे समझिए, इजी लैंग्वेज में आप समझिए कि अब ये हटा ही दीजिए, तो चीज थी। अब एक बात बताइए कि आपने क्या किया, आपने कुछ ऐसा बोला जिससे सामने वाले को क्या हुआ, दिक्कत होनी शुरू हो गई, आप गाली गलौज करना शुरू कर दिया, आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी शुरू कर दिया, आप एब्यूजिंग आपने स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा भैया, ऐसी कंडीशंस में अगले को क्या होगा, अगले को चोट पहुंचेगी। और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आपके बोलने पर प्रतिबंध लगाए। अच्छा, मामला पुलिस तक, मामला जब कहीं दो पक्षों में, कहीं दो गुटों में विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एब्यूजिंग होती है, गाली गलौज होता है, इस तरह के मामले उत्पन्न होते हैं ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो भैया वहां पर क्या होता है, वहां पर तभी तो जो ये अथॉरिटी है पुलिस नाम की वो तभी तो आती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वो होगा ही नहीं तो क्या है, तब तो सोसाइटी में सारी चीजें फेयर ही फेयर चल रही होंगी। तो कहने का मतलब है बोलो, आप उतना ही बोलो जब तक अगले को क्या हो, अगला दिक्कत में ना आए। अगर अगला दिक्कत में आएगा तो आपके बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्लियर कट। ठीक है, अब देखिए ये तो मामला आपका हो गया कि बोलने पर इस तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ये सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है, ठीक है, हम लोग 19 ही पढ़ रहे हैं, ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारा उच्चतम न्यायालय है ना, जो उच्चतम न्यायालय ने कुछ इसी आर्टिकल 19 पर क्या किया, कुछ फैसले सुनाए हैं। ठीक है, कुछ विभिन्न मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुनाते हुए कहा कि साफ क्लियर किया कि भैया ये जो बोलने का अधिकार है, ठीक है, आप उतना ही बोल सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न फैसलों में, मैं लिख देता हूं उसके बाद आपको ब्रीफ करता हूं, समझाता हूं। विभिन्न फैसलों में यह स्पष्ट किया, मतलब ये क्लियर किया है, स्टेटमेंट दिया कि जो आप बोलोगे, कहने का मतलब है कि आप अगर कुछ बोल रहे हो, ठीक है, और वो हेट स्पीच है यानी कि बुरा बोल रहे हो, तो ये स्वतंत्रता में नहीं आता, बोलने की स्वतंत्रता में नहीं आता। स्पष्ट किया कि क्या भैया, हेट स्पीच जो है आपका, ठीक है,
ये हेट स्पीच, ठीक है, यानी बुरा ऐसा कुछ बोल रहे हो तो ये क्या है भैया, हेट स्पीच। बोलने की स्वतंत्रता में, बोलने की स्वतंत्रता में नहीं आता। विभिन्न अपने डिसीजंस में, अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्लियर किया कि भैया आप बोलो, लेकिन एक लिमिट में बोलो, और अगर लिमिट से बाहर जाओगे तो ये हेट स्पीच वाला मामला आएगा। अगर घृणा, कुछ ऐसे स्टेटमेंट, कुछ ऐसे शब्द आप बोलो जो सोसाइटी, जो हमारे समाज में घृणित रूप में फैलता है, हेट स्पीच वाला मामला आता है। कुछ ऐसे शब्द, ऐसे स्टेटमेंट, आपके वक्तव्य, तो ये क्या होगा भैया, ये क्या है, ये बोलने की स्वतंत्रता में नहीं आएगा। मतलब आप ऐसे शब्द बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं हो जो हेट स्पीच वाले मामले को क्या करेगा, क्रिएट करेगा, ऐसे मामले को आगे बढ़ाएगा। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये क्या है, कहा है, ठीक है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2016 में एक और निर्णय सुना रहा था सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये नोट डाउन कर ले प्लीज, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट 2016 में एक निर्णय सुना रहा था, एक जजमेंट दे रहा था, और कहा भैया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आईपीसी की धारा 499 सेक्शन 499 डिफेमेशन वाला मामला है, डिफेम वाला मामला है, मैं लिखता हूं उसके बाद आपको समझाता हूं। उच्चतम न्यायालय ने 2016 में, ठीक है, 2016 में एक फैसला सुनाते हुए आईपीसी की जो धारा 499 है उसको क्या माना, संवैधानिक माना। क्या मतलब है इसका, देखिए, उच्चतम न्यायालय ने 2016 में एक फैसला सुनाते हुए, एक जजमेंट देते हुए, फैसला सुनाते हुए जो आपका आईपीसी की धारा 499 है, 99 को क्या माना, को संवैधानिक माना। अभी मैं बताता हूं ये क्या है, संवैधानिक माना, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल माना, संवैधानिक माना। बात को समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा, आईपीसी की धारा 499 ये जो है, ये जो धारा है, ठीक है, ये धारा क्या कहती है, ये धारा डिफेम वाला मामला है। क्या है, डिफेमेशन वाला मामला है, डिफेमेशन वाला मामला है, ठीक है। यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप कुछ ऐसा बोल रहे हो जिससे क्या हो, जिससे अगले को मानी हानि हो, कुछ ऐसा आपने बोल दिया, अगले के दिल पे इतना चोट पहुंच गया कि वो सदमे में चला गया, वो अपनी जीवन को जी नहीं पा रहा है, सामान्य जिंदगी में नहीं आ पा रहा है, तो ये क्या होगा, आपने मानी हानि कर दिया अगले व्यक्ति पर, डिफेम। तो इस पर क्या है, इस पर आप पर केस दर्ज हो सकता है। किस आर्टिकल की, किस आईपीसी की धारा, इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत क्या हो सकता है भैया, डिफेमेशन का मामला, डिफेमेशन यानी मानहानि का मामला दर्ज हो सकता है, मानहानि का जो केस है वो दर्ज हो सकता है। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कहा 2016 में एक निर्णय, फैसला सुनाते हुए, जजमेंट देते हुए कहा भैया कि ये जो आईपीसी की धारा 499 वो सही है और संवैधानिक है। क्या कहा, एकदम सही है भैया, ये जो कोड आईपीसी की धारा 499 संवैधानिक है माना। और ये कहा, क्या कहा कि भैया आप मानहानि करते, मतलब अगर स्वतंत्रता है आपको बोलने की, तो ये स्वतंत्रता नहीं है कि आप किसी की क्या करें, मानहानि करें। क्या बोला, क्या बोला कि भैया स्वतंत्रता तो है, स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या नहीं आता, स्वतंत्रता के अंतर्गत मानहानि नहीं आता, ठीक है। क्या बोला, मतलब अगर आप बोल रहे हो किसी को कुछ, बात को समझिएगा, आप बोल रहे हो किसी को कुछ तो सोच समझ के बोलो, और साफ साफ कहा कि बिल्कुल सही है, ये जो धारा है, जो इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 499 है, वो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल कार्रवाई सही करता है। तो भैया क्या, ये डिफेम वाला मामला सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बताया, क्या है, संवैधानिक बताया। क्या बताया, संवैधानिक बताया। इसको नोट डाउन कर ले, इसको नोट डाउन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सारे हैं, प्लीज नोट डाउन कर ले, सारे ये जजमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर ले, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए अब देखिए, यहीं पर आप एक और नोट कर सकते हो कि ये जो आईपीसी की धारा 499 है, ये क्या है, ये क्या है, इसके तहत जब मुकदमा पंजीकृत होता है तो इससे 2 साल या उससे अधिक की सजा आपको मिल सकती है अगर आपने ऐसी कुछ एक्टिविटी की भैया, जिससे क्या है, ये एक अपराध है, दंडनीय अपराध है। आईपीसी की धारा 499 में क्या है, आईपीसी का जो सेक्शन 499 है वो क्या है,
ये दंडनीय अपराध है, दंडनीय अपराध है। और क्या भैया, यहां पर 2 साल या मोर देन 2 ईयर यहां पर क्या हो सकता है, आपको यहां पर सजा मिल सकती है, ठीक है। पनिशेबल ऑफेंस के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। और ये मोर देन 2 ईयर आपको यहां पर जेल में मामला बन सकता है आपका, ठीक है। तो सोच समझकर बोले, किसी को कुछ बोले, ठीक है। और आज की डेट में देखिए, आज की डेट में लोग, अच्छा मैं आपको ये बताऊं, थोड़ा सा मैं करंट से जोड़कर आपको दिखाता हूं थोड़ा सा इसको। आप आज की डेट में ट्विटर पर हो गया, फेसबुक पर हो गया, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी, कई लोग बोलकर निकल जाते हैं चीजें। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप किसी कमेंट सेक्शन में, कहीं किसी फेसबुक पर या फिर कहीं किसी भी जगह आप कहीं लिख रहे हो कुछ सोशल मीडिया साइट्स पर, तो ये यकीन मानिए कि आप ये मत अपने को समझे, कोई भी व्यक्ति अपने को ये ना समझे कि मैं इस छोटे से गांव से लिख रहा हूं, यहां से लिख रहा हूं, इस छोटे से जगह कौन आएगा मुझे पकड़ने, और किसके पास कितनी कैपेसिटी है कि मुझको आके पकड़ेगा। देखिए, अगर जिसके कमेंट सेक्शन में जहां भी आप जिसके खिलाफ आप लिख रहे होगे, अगर वो व्यक्ति, वो सिटीजन अगर वो चाह लेगा, ठीक है, और अगर वो कंप्लेंट रेज कर देगा, तो आप कहीं भी किसी भी कोने में होगे देश के, पुलिस आपको खींच कर निकालेगी और वहां पर आपने जो भी इलीगल स्टेटमेंट दिए होंगे वहां पर आपको वैधानिक, आपके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। तो प्लीज कहीं पर कुछ भी लिखने से बचा करें, और जो भी लिखे लीगल लिखे, वैधानिक तरीके से लिखे। और आप सभी तो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक एक शब्द आपके क्या होने चाहिए, एकदम सटीक होने चाहिए। कुछ भी आप बोल लो, देखो कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो और एकदम लीगल बोलो, ठीक है। देखिए, मैं साफ साफ कहता हूं कि आप लोग यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो और ये तो बहुत बड़ा एग्जाम है। अच्छा, आप कहीं कोई घटना घटती है, कहीं कोई घटना घट जाती है, मीडिया प्रेस वाले पहुंच जाते हैं ना ऑफिसर्स के पास, जो मान लेते हैं किसी जिले में घट गई कोई घटना, तो एसपी के पास पहुंच गए, डीएम के पास पहुंच जाते हैं मीडिया वाले लेकर। वो देखिए, जब उस समय वो जो आपका डीएम होता है, जो आपका एसपी होता है या एसीपी कोई भी होता है, उस समय उसके शब्दों को देखिए, बहुत नाप तोल कर, बहुत सटीक शब्दों का इस्तेमाल करता है वो, और बहुत कम बोलता है, लिमिटेड बोलता है। क्यों? अच्छा, वो भी तो आम जनता जैसा भड़क सकता है? नहीं भड़कता है ना। क्यों? क्योंकि उन्हें वो ट्रेनिंग दी जाती है। जो यूपीएससी का सिलेबस है ना, वो इसी तरीके से ही डिफाइन किया गया है, कि इसी तरीके से ही फ्रेम किया गया है कि इस एग्जामिनेशन के सिलेबस को पढ़ने के बाद जब आप एग्जाम देते हो, पास करते हो, इस पूरे प्रोसेस के बाद एक अच्छा इंसान बनकर आप निकलते हो। और यही वजह है कि आम आदमी और एक जो प्रशासन में बैठा हुआ वो अधिकारी, इन दोनों में अंतर हो जाता है। अगर अंतर नहीं होता तो क्या होता, तब तो सभी अधिकारी होते ना, फिर तो शासन प्रशासन की जरूरत ही क्या पड़ती, कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो भैया कहने का मतलब यह है कि जो चीजें बोले सटीक समझकर बोले, और आज से ही ऑफिसर वाली फीलिंग लेना शुरू कर दे। मैं आज से ही आपको ऑफिसर बुलाता हूं, ठीक है, सभी को ऑफिसर बुलाऊंगा। बशर्ते आपने क्या करना है, आपने वो ऑफिसर वाली जो बात समझ आए ना, जो चीजें हैं वो अपने अंदर थोड़ा सा लाने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये आईपीसी की धारा 499 मानहानि डिफेमेशन वाला जो मामला है, डिफेम ना करो भाई किसी को। अगर डिफेम करोगे कहीं से भी तो पुलिस खींच कर निकालेगी, और जहां होगे आप वहीं से निकालेगी, ठीक है। तो ये मत समझो कि अगर आपने कमेंट सेक्शन में या फिर कहीं आप किसी को ट्विटर पर आप कहीं कुछ बोल रहे हो, या फिर आपने कहीं स्टेटमेंट दे दिया वीडियो के थ्रू, आपने वीडियो से रिकॉर्ड करके कहीं डाल दिया, आप तो यूट्यूब पर एक ओपन सा हो गया ना, कहीं भी कुछ बोल दिया, तो ये मानिए कि अगला अगर लीगल एक्शन लेगा तो आपको वहां पर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, यहां पर सहमति असहमति वाला मामला तो चलता है। क्या अगला पॉइंट हम ये कह सकते हैं, कौन सा पॉइंट था भाई, ये चौथा, जो भी रहा हो मैं चौथा लिख देता हूं, आप अपना एडिट कर लेना। तो ये जो अभिव्यक्ति यानी कि आप बोलने वाली स्वतंत्रता है, यहां सहमति असहमति वाला मामला तो बन सकता है। मतलब आप बोल रहे हैं कुछ, कोई सहमत भी हो सकता है, कोई असहमत भी हो, मतलब आपके पॉइंट से कोई एग्री भी करता है, डिसएग्री भी कर सकता है ना। लेकिन मतलब बात बोलिए, बोलने की स्वतंत्रता में, बोलने की स्वतंत्रता में सहमति और असहमति को स्थान मिलता है। मतलब अगर
जो बोलने की स्वतंत्रता है, आप बोल रहे हैं, उसमें कोई सहमत है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि आप ये गलत कर रहे हो, तो मैंने बोला आप ये गलत कर रहे हो, आप इससे क्या है, जो मैं बोल रहा हूं इससे आप सहमत भी हो सकते हो और असहमत भी हो सकते हो, एग्री डिसएग्री हो सकते हो आप, ठीक है। ये बोलने की स्वतंत्रता में आता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप मुंह बंद बात कर बैठ गए कि यार कहीं कोई पुलिस ना उठा ले, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बोल सकते हो, सहमत हो, अगला कोई सहमत हो सकता है, असहमत भी हो सकता है, एग्री डिसएग्री हो सकता है, लेकिन ये जो सहमति और असहमति वाला मामला है वो तब तक ही है जब तक आप कुछ ऐसा ना बोल दे कि कहीं किसी की प्रतिष्ठा पर हमला हो जाए। बात को समझिएगा, अगर आपने ऐसा कुछ बोल दिया कि किसी की प्रतिष्ठा पर हमला हो गया, किसी की प्रतिष्ठा पर हमला, प्रतिष्ठा पर हमला, बात को समझिएगा, हमला, अगर आपने किसी की प्रतिष्ठा पर हमला कर दिया भैया, तो ये मान कर चलिए, ये क्या है, अगर प्रतिष्ठा पर हमला हुआ, आपने प्रतिष्ठा पर हमला का मतलब यह है कि कुछ आप ऐसे आपने ऐसा बोल दिया जिससे कि भैया मैं हिल गया और मैं अपना जो सार्वजनिक जीवन है, जो नॉर्मल जिंदगी है, वो भी नहीं जी पा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं बार बार, यार ये कैसे बोल दिया, मुझे ये सारी चीजें कैसे बोल दिया। तो भैया क्या है, ये मेरे जीवन के प्रतिष्ठा, मतलब मेरे प्रतिष्ठा पर हमला आपने कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो प्रतिष्ठा पर हमला किया आपने, वो क्या है, मेरी जीवन के अधिकार पर हमला किया है आपने। मतलब क्या है, आपने मुझे जीवन जीने से क्या हुआ है, बाधित किया है। यहां पर क्या है, जीवन के अधिकार को क्या किया है, जीवन के अधिकार पर हमला किया है, जीवन के अधिकार पर हमला किया है, ठीक है। क्या किया है, जीवन के अधिकार पर आपने हमला किया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मतलब सहमति असहमति हो सकती है, आप बोलो कुछ, कोई सहमत हो सकता है, असहमत हो सकता है, लेकिन तब तक असहमति, जो आपकी असहमति है वो तब तक ही है जब तक ये मामला बना रहे। अगर ये सहमति यहां पहुंच गई कि किसी के प्रतिष्ठा, आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि किसी के प्रतिष्ठा पर हमला हो गया, तो ये जीवन के अधिकार पर हमला माना जाएगा। यानी आर्टिकल जो आपका 21 है, ये माना जाएगा आपने उसके अनुच्छेद 21 पर हमला कर दिया, ठीक है। और जानते हैं आप, अनुच्छेद 21 पर हमला करना मतलब किसी के जीवन को लेना, किसी के जीवन की हत्या करना, ये मामला बन जाएगा। तो भैया क्या है, तो ये प्रतिष्ठा पर हमला सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ, अच्छा ये सब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट ये सब बोल रहा है कि तार्किक बोलिए, जो बोलिए वो क्या बोलिए, तार्किक बोलिए, लॉजिकल बोलिए। क्या है, तार्किक बोलिए, तार्किक, ठीक है, लॉजिकल होना चाहिए। अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो उसमें कोई लॉजिक होना चाहिए। अगर लॉजिक नहीं है आपकी बातों में, क्या है, अगर आपकी बातों में लॉजिक नहीं है, तो ये मानकर चलिए, और आपने कुछ ऐसा बोल दिया तो ये मानकर चलिए कि ये वाला मामला बन सकता है, ठीक है। और अगर आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिसमें लॉजिक है, तो भैया ये ठीक है, लॉजिक है, अब इससे अगले पर चोट हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन लॉजिक है मामले में, मतलब बात में आपकी कुछ वजन है, दम है, लॉजिक है, तो भैया वो ठीक है, चीजें फेयर होती हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, आप नोट डाउन कर लें, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन कर लें, ठीक है। क्या कर लें, नोट डाउन कर लें। चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुका, बल्कि और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने भैया ये कहा, साफ साफ कह दिया कि अगर आप किसी पर मानहानि किसी पर पहुंचाते हो, किसी को डिफेम करते हो, तो क्या है, तो ये भी क्या है, जीवन जीने के अधिकार को छीनना हुआ। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया अगर यदि कोई व्यक्ति किसी को मान हानि पहुंचाता है, डिफेम करता है किसी को, तो क्या है भैया, तो ये जीवन के अधिकार का भी क्या माना जाएगा, का भी उल्लंघन माना जा सकता है, उल्लंघन माना जाएगा। बात को समझिएगा, इतना ज्यादा खोल कर रख दिया इसको सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो समय समय पर अपने इन मुद्दों की जो भी आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसकी व्याख्या करता रहता है, उसे और विस्तृत बनाता है, उसे और ज्यादा क्या करता है, एक्सपेंशन करता है उसका। तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया वो मानहानि वाला क्या मामला है, मानहानि वाला, ये आपका आईपीसी की धारा क्या है भैया, आईपीसी की सेक्शन 499, ये जो डिफेम वाला मामला है,
यानी डिफेम वाला मामला, ये डिफेम वाला मामला क्या है भैया, डिफेमेशन वाला मामला यहीं पर वही दिक्कत करेगा। तो क्या है भैया, ये सारी चीजें आप क्या कर लें, नोट डाउन कर लें, ठीक है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें बोली। समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, एक बार बताएं। चलिए देखिए, ये तो ओवरऑल चीजें हो गई। अब ये सब तो चीजें हो ही गई है ना, क्या आप बोल नहीं सकते, प्रतिबंध ये सारी चीजें लगाई गई हैं। लेकिन एक बात बताओ कि अगर ये प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है, तो आप जानते हैं प्रेस वाला मामला होता है, तो प्रेस वाले तब तो डर जाएंगे, है ना। तो हम अगला टॉपिक देखते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता और मानहानि का जो विषय है उसे देखते हैं। तब तो प्रेस वगैरह वाले छाप ही नहीं पाएंगे, लिख ही नहीं पाएंगे, वो ब्रॉडकास्ट ही नहीं कर पाएंगे ना। तो वो क्या है भैया, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता एवं मानहानि का विषय, मानहानि का विषय, ठीक है। बात को समझिएगा, ये जो राइट टू फ्री प्रेस है, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता जो है और फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है आपका, और आपका डिफेमेशन वाला जो सब्जेक्ट है उससे कैसे जोड़कर हम देखते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक देश है भारत, आप जानते हैं डेमोक्रेसी इंडिया में है, और प्रेस की स्वतंत्रता तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डेमोक्रेसी में अगर कहीं प्रेस की स्वतंत्रता नहीं रही, बात को समझिएगा, ठीक है, ये जो डेमोक्रेसी है हमारी, लोकतंत्र है हमारा, यहां पर अगर मान लेते हैं प्रेस की स्वतंत्रता ही नहीं रही तो क्या रहेगा, तब तो लोकतंत्र जीवित ही नहीं रहेगा, लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो भैया ये डेमोक्रेसी है, इसमें प्रेस का होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि प्रेस जो है वो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और वो आईना दिखाता है समाज का। क्या है वो, क्या है वो, एक मिरर होता है, वो सीधा दिखाता है कि हमारा समाज ऐसा दिखता है। ये प्रेस का क्या है, ये प्रेस अपना इस तरह से रोल प्ले करता है, ठीक है। तो क्या भैया, ये जो प्रेस है उसका जो लोकतंत्र में स्थान बहुत ज्यादा है। तो क्या कह सकते हैं कि भैया ये जो लोकतांत्रिक देश में, क्या कह सकते हैं, लोकतांत्रिक देश में प्रेस की स्वतंत्रता का क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता का महत्व अधिक है ना, अधिक है, ठीक है। तो भैया जब प्रेस की स्वतंत्रता का महत्व अधिक है, और अगर मानहानि वाला जो मामला, डिफेमेशन को अगर दंडनीय अपराध बना दिया जाएगा, तो क्या होगा भैया, अगर क्या महत्व अधिक है, तो यदि मानहानि को दंडनीय अपराध बनाया जाएगा, तो क्या होगा भैया, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में प्रेस की स्वतंत्रता क्या होगा, प्रभावित होगी कि नहीं। सबसे ज्यादा तो यही दिक्कत होगी ना। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता प्रभावित होगी, ठीक है, प्रभावित होगी। कैसे प्रभावित होगी मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, आप समझ भी रहे होंगे, ये डिफेम वाला मामला है ना, डिफेमेशन वाला ये मामला है ना। तो ये जो डिफेमेशन वाला मामला है, एक बात बताइए कि मान लेते हैं आप एक पत्रकार है ना, एक पत्रकार है, और आप पर मान लेते हैं कि आप जानते हैं मानहानि वाला मुकदमा होता है, 2 साल से अधिक की जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है। तो ऐसे में तो आप डरेंगे ना, लिखते हुए, कुछ बोलते हुए, है ना। तो ऐसे में क्या है, तो ये लोकतांत्रिक देश में प्रेस की स्वतंत्रता तो बहुत ज्यादा है भैया, बहुत ज्यादा है, इसका इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर मानहानि दंडनीय अपराध बना दिया जाएगा, यानी कि अगर पनिशेबल ऑफेंस होगा ये क्या आपका ये मानहानि, तो ये क्या होगा, ऐसे में प्रेस की स्वतंत्रता क्या होगी, वो प्रभावित होगी, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचेगा। और क्या होगा, पत्रकार क्या है, पत्रकार जो है वो मानहानि के डर से, मानहानि से डरेंगे, है ना। ऐसे क्या होगा, इनको इसका क्या होगा, ऐसे प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित होगी, और क्या होगा, प्रेस पत्रकार बेबाक तरीके से लिखने से बचेंगे, है ना, इस तरह से। तो ये क्या है, ये भी प्रेस की स्वतंत्रता पर क्या है, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है मानहानि वाले मामले में। तो क्या है, इसको प्लीज नोट डाउन कर ले। इसको जो मैं बोलता हूं उसे अपने शब्दों में एग्जामिनेशन में आपको लिखना है ना, तो
तो उस पॉइंट से ही नोट डाउन किया करें, उस तरीके से ही, उस लैंग्वेज में ही नोट डाउन किया करें। मैं बार बार चीख चीख के बोलता हूं, इसके पीछे लॉजिक भी यही है कि आप अपने नोट्स जैसे बनाओगे वैसे ही आप आंसर राइटिंग करोगे। ये हैबिट अभी से शुरू हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके अभी शुरू होगी, ये अभी से आपकी ये हैबिट शुरू हो गई है। आपके आंसर राइटिंग लिखने का जो ओवरऑल प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो इसको क्या कर ले आप, इसको नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले आप। चलिए कर लिया। चलिए अब ये तो मानहानि वाला मामला है, तो ये क्या है, दंडनीय अपराध। अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो क्या होगा, तो प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित होगी, पत्रकार डरेंगे, है ना। तो इसीलिए क्या कहा गया, इसीलिए कहा गया कि भैया ये क्या है, इसीलिए कहा गया कि ये जो आपका मानहानि वाला मामला है, मानहानि यानी डिफेम जो है, डिफेमेशन वाला जो है ना, इसको क्या किया जाए, डिफेमेशन को क्या किया जाए, को दंडनीय अपराध, दंडनीय अपराध, अपराध ना बनाकर क्या बनाया जाए, इसको सिविल वाला मामला इसमें लगा दिया जाए, सिविल अपराध की श्रेणी में इसे लाया जाए। किस वाले, सिविल अपराध, अपराध की श्रेणी में लाया जाए। अब ये क्या है सिविल अपराध, वो हम आगे पढ़ेंगे, लाया जाए, ठीक है। बस इतना ही समझिए कि दंडनीय अपराध, ये जो पनिशेबल ऑफेंस वाला मामला है, पनिशेबल ऑफेंस ना दिया जाए, इसमें 2 साल की सजा दी जा रही है इस तरह से, तो ये कम से कम ये मानहानि में जो प्रेस वाला मामला है इसमें थोड़ी सी छूट मिलेगी। तो इससे बेबाक तरीके से पत्रकार अपना है क्या कर पाएंगे, वो लिख पाएंगे। इसको क्या है, आप नोट डाउन कर लें। अच्छा, आप क्या समझते हैं, कुछ आप अपने इस मुद्दे पर चीजें समझ में आ रही है, इजी लैंग्वेज में आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या पढ़ाने का तरीका सही है, प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों को भी प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर क्या करें, ताकि वो भी थोड़ा सा इससे कुछ सीख सके, अगर कहीं कुछ सीखना है। अच्छा, कई बच्चे ऐसे हैं जो रिस्पांस मिल रहा है कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन तो नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी क्लासेस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें क्लासेस अच्छी लग रही है, उन्हें कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आप, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये रिस्पांस मिल रहा है। कई बच्चे हैं जो जुडिशियरी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे रिस्पांस मिला है कि उन्होंने कोचिंग क्लासेस करी हुई, उसके बावजूद भी वो क्लासेस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा है, उन्हें चीजें समझ में आ रही है। तो आप प्लीज ऐसे बच्चों को भी शेयर आप कर सकते हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि एकेडमिक्स में है, कहीं कॉलेज में है, किसी भी तरीके से है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लें, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लें। चलिए अब देखिए, इस पर अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन निकाले, निष्कर्ष निकाले, तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का, अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैसले सुनाए, इस पर क्या है, क्या निष्कर्ष निकलेगा जो स्वतंत्रता का मामला आएगा। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, ठीक है, अगर हम कंक्लूजन की बात करें, ठीक है, तो ये कंक्लूजन निष्कर्ष वाले मामले में क्या होगा, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये साफ साफ कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये साफ साफ कह रहा है कि भैया ये जो मत में, अगर आपकी कहीं आप सोच रहे हो किसी चीज को, आप बोल रहे हो कि आपकी सोच में भिन्नता हो सकती है। मतलब मान लेते हैं आप ए पर्सन हो और ये बी पर्सन है, आप कुछ बोल रहे हो और अगला कुछ बोल रहा है, आप जो बोल रहे हो अगला नहीं मान रहा है, तो आपके ए वाले पर्सन में और बी वाले पर्सन में सोच में भिन्नता हो सकती है ना। यानी आप मान लेते हैं 2 पर्सन है, कोई मान लेते हैं ये कोई जेठालाल है, ठीक है, ये क्या है, ये जेठालाल है, ठीक है, और ये भिड़े है, ये 2 नाम है, ठीक है। तो ये जो जेठालाल है अगर कुछ बोलता है किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर, तो भिड़े उससे सहमत असहमत हो सकता है, सहमत भी हो सकता है और क्या हो सकता है, एग्री भी हो सकता है, डिसएग्री भी हो सकता है। लेकिन वो तब तक असहमति झेल पाएगा भिड़े, तब तक वो असहमति जो जेठालाल बोल रहा है तब तक वो इसको एक्सेप्ट करेगा, झेलेगा, जब तक क्या है भैया, जब तक इसकी प्रतिष्ठा पर हमला ना कर देगा जेठालाल। अगर ये कर दिया इसकी प्रतिष्ठा पर हमला, तो क्या भैया, तो ये जीवन के अधिकार का क्या होगा, जीवन के अधिकार पर हमला होगा, जीवन के अधिकार पर क्या होगा, ये जेठालाल भिड़े के जीवन के अधिकार पर हमला करेगा। तो क्या है, राइट टू लाइफ वाला मामला यहां पर वायलेट होगा। क्या होगा, राइट टू लाइफ, राइट टू
लाइफ वाला मामला यहां पर क्या होगा, ये वायलेट होगा, किसका, बेटे का। तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है, क्या हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि भैया मत में भिन्नता अपवाद हो सकती है, लेकिन असहमति के नाम पर आप किसी के प्रतिष्ठा पर हमला कर रहे हो, तो ये राइट टू लाइफ वाले मामले को आप वायलेट कर रहे हो, किसी के जीवन के अधिकार पर आप हमला कर रहे हो। ये आप कंक्लूजन के रूप में लिख लेना, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट में भी बोला और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये है। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूं आपको सारे टॉपिक्स, ये मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक चल रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो ये मैटर्स आप उसमें थोड़े थोड़े डाल सकते हो। आप कहीं ऐसे में कुछ ऐसे इस प्रकार का कोई मैटर आप लिख रहे हो एग्जाम्पल के रूप में, तो आप ये कहते हैं ना, मैं बार बार कहता हूं कि आप कहीं कोई सब्जी बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स जो यूज करते हो आप, जैसे मसाला यूज कर रहे हो आप, तो वो क्या है आपको पता होना चाहिए। देखो, आप सब्जी बना रहे हो तो सब्जी बनाते वक्त आपको ये मालूम होना चाहिए कितना नमक डालना है, कितना मसाला डालना है और कब डालना है। ये आपको मालूम, तभी तो एक अच्छी सब्जी तैयार होगी। इसी प्रकार से एक अच्छा आंसर भी तभी तैयार होता है जब आपको पता होता है कब कितना और क्या डालना है, कब क्या फैक्ट डालना है, कब क्या चीजें इस आंसर में डालनी है। अगर ये आपको अच्छे से आ गया और आप इन सब चीजों का सही ढंग से सही जगहों पर प्रयोग कर लिए, तो ये मानकर चलिए कि ये जो आंसर है आपका वो टू द पॉइंट होगा और मानकर चलिए कि बात बन जाएगी, ठीक है। और बात बनानी है, मेंस में बात बनानी है, और मेंस में बात बनेगी तो टिकट मिलेगा किसका, वो धौलपुर हाउस वाले लवासना से पहले वाला मामला जो होता है ना, वो ओवरऑल उसका मामला जो है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आज जो है हमने आर्टिकल 19 को थोड़ा थोड़ा देखा, अभी आर्टिकल 19 को थोड़ा और ब्रीफ में पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लासेस के लिए बस इतना ही। क्लासेस कैसी लगी आप ये बताना, अभी तक की जो क्लासेस हुई हैं वो भी कैसी लगी, और आज की जो क्लास हुई वो भी बताना आपको कैसी लगी। आप सभी के लिए मैं बता दूं कि अभी तक की ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर जो आपकी ये सब्जेक्ट चल रहा है, पॉलिटी आपका जो चल रहा है, उस पर आपकी 17 क्लासेस हुई है ना। जो 17 क्लासेस हुई है पॉलिटी की, उसकी जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। एक प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप जाकर इस 17 के 17 क्लासेस देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप क्या है, अगर आपको क्लासेस में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर डेली लाइव सेशन किया जाता है, यहां पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मतलब आप रोज रात में यहां पर टेलीग्राम पर क्या होता है, लाइव सेशन किया जाता है। तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप जाकर टेलीग्राम पर क्या कर सकते हैं, जो हमारे चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी मिलती रहती है, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें लिख सकते हैं। किस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9711141048, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल फिर से मिलते हैं अपने टाइम पर। और जो बच्चे नए जुड़े हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, तो ये नंबर दिख रहा है आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।